am Seenu and welcome back again to my YouTube channel Seenu Geography Classes 12th। आज हम स्टार्ट करेंगे 12th क्लास की NCERT की ज्योग्राफी बुक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमने पहली वाली वीडियो में देख लिया था और सेकंड पार्ट हम आज देखेंगे। हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व एंड वृद्धि, यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप उसको देख सकते हैं और सेकंड पार्ट हम आज देखेंगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए जो फर्स्ट पार्ट हमने किया था उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हुई है, किस प्रकार से वो फैली हुई है और जनसंख्या घनत्व क्या होता है, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है और जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से एलिमेंट्स हैं वो सब हमने देखा था फर्स्ट पार्ट में। आज हम करेंगे सेकंड पार्ट। देखो इधर जनसंख्या की कुछ मूलभूत आवश्यकताएं यानी मूलभूत संकल्पनाएं दी हुई हैं, यानी जनसंख्या भूगोल की कौन कौन सी आधारभूत संकल्पनाएं हैं। देखिए सबसे पहले आता है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, यानी पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है। देखिए समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाली जनसंख्या के परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। देखिए यहाँ समय के दो अंतरालों की बात की गई है, यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आपको मैं समझाऊंगी। देखिए समय के दो अंतरालों यानी हमारे पास यहाँ 2 टाइम्स हैं, 2001 और 2011। ये हमारे दो समय हो गए, 2 टाइम्स आ गए। समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाली जनसंख्या के वितरण को यानी परिवर्तन को क्या कहा जाता है, जनसंख्या वृद्धि। देखिए 2001 में इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी, 102.70 करोड़ और 2011 में कितनी हो गई, 121.02 करोड़। अगर हम 2011 की पॉपुलेशन में से 2001 की पॉपुलेशन को घटा देंगे तो हमारी जनसंख्या वृद्धि यानी पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी आ जाएगी, इसमें से अगर हम इसको घटा देंगे तो हमारी आएगी 18.15 करोड़। जो ये 18.15 करोड़ है ये हमारी क्या है, ये हमारी है जनसंख्या वृद्धि। फिर हमारी आती है जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि। इसकी डेफिनेशन क्या है, देखिए किसी क्षेत्र विशेष में 2 समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या को क्या कहा जाता है, उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि कहा जाता है। इसको कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला है, प्राकृतिक वृद्धि को निकालते हैं बर्थ माइनस डेथ, यानी हम जन्म में से अगर मृत्यु को घटा दें 2 समय अंतरालों के बीच, जैसे मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दिया था कि 2011 और 2001 ये तो हमारे पास 2 समय अंतराल हैं। अगर हम उस समय अंतराल में जितने भी जन्म हुए हैं, जितने भी बर्थ हुए हैं और जितने भी डेथ हुई है, अगर हम बर्थ में से डेथ को घटा देंगे तो जितनी हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि बोलेंगे। उसके बाद हमारी आती है जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि क्या होती है। देखिए इसको निकालने का फॉर्मूला है बर्थ माइनस डेथ प्लस इमिग्रेशन माइनस एमिग्रेशन, यानी जन्म में से मृत्यु को घटा दें और आप्रवास में से उत्प्रवास को घटा दें और फिर इन दोनों को जोड़ने के बाद हमारी क्या आती है, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि आती है। आप्रवास और उत्प्रवास क्या होता है, सबसे पहले हम आप्रवास को लेंगे। देखिए फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान बिहार में रहता है और उसकी जॉब लग जाती है दिल्ली में, वो इंसान बिहार से उठकर कहाँ चला जाएगा, दिल्ली में चला जाएगा, तो वो दिल्ली के लिए इंसान क्या हो गया, वो उसका आप्रवासी हो गया, मतलब वो इमिग्रेंट हो गया। और जहां से वो गया है, गया कहां से है, वो बिहार से गया है, तो बिहार का क्या हो जाएगा, वो उत्प्रवासी हो जाएगा, मतलब एमिग्रेंट हो जाएगा। आप्रवासी जहां वो इंसान पहुंचता है, दिल्ली उसके लिए आप्रवास हो जाएगा और बिहार उसके लिए उत्प्रवास हो जाएगा। तो बर्थ माइनस डेथ, उस 2 समय अंतरालों में जितने भी जन्म हुए हैं और जितनी भी मृत्यु हुई है, जन्म में से हम घटा देंगे मृत्यु को, बर्थ में से डेथ को घटा दिया और आप्रवास में से उत्प्रवास को घटा दिया, इमिग्रेशन में से एमिग्रेशन को हटा दिया।
तो जो भी यहाँ जितनी भी हमारी आई और यहाँ जितनी हमारी जनसंख्या आई, उन दोनों को हम जब प्लस कर लेंगे, जब उन दोनों को हम जोड़ लेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि आ जाएगी। फिर हमारी आती है जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि, यानी हमारी पॉजिटिव ग्रोथ क्या होती है जनसंख्या की, पॉपुलेशन की। देखिए, जब दो समय अंतरालों के बीच जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो या अन्य देशों के लोग स्थायी रूप से उस देश में प्रवास कर जाएं। देखिए, जब हमारी जो जन्म दर है यानी जो हमारी बर्थ रेट है वो डेथ रेट से अधिक हो जाए या अन्य देशों के लोग स्थायी रूप से उस देश में प्रवास कर जाएं, मतलब दूसरे देशों से व्यक्ति आकर उस देश में आकर रहने लगे और डेथ रेट, बर्थ रेट भी हमारी ज्यादा हो जाए और दूसरे देशों से भी लोग आकर इस देश में रहने लग जाएं, तो क्या हो जाएगी, हमारी जो पॉपुलेशन है वो अधिक ग्रोथ करेगी। तो इसको क्या बोलते हैं, जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि। उसके बाद हमारा आता है जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि, यानी नेगेटिव ग्रोथ क्या होती है पॉपुलेशन की। देखिए, जब दो समय अंतरालों में जनसंख्या कम हो जाए या जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाए या लोग अन्य देशों में प्रवास कर जाएं। देखिए, या तो हमारी दो समय अंतरालों के बीच जनसंख्या कम हो जाए, जनसंख्या कम कैसे होगी, या तो जो हमारी बर्थ रेट है वो डेथ रेट से कम हो जाए, यानी बर्थ रेट हमारी किससे कम हो जाती है, डेथ रेट से कम हो जाए, या लोग अन्य देशों में प्रवास कर जाए, या जो उस देश के जो व्यक्ति हैं वो दूसरे देश में चले जाएं अपने रोजगार की तलाश में, तो उससे क्या हो जाती है, हमारी जो पॉपुलेशन है उस एरिया की वो बहुत कम हो जाती है, यानी ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं उसको, नेगेटिव ग्रोथ हो जाती है। तो इस प्रकार से ये जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि यानी पॉजिटिव ग्रोथ और ये हमारी जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि यानी नेगेटिव ग्रोथ। तो ये हमारे कुछ जनसंख्या की आधारभूत संकल्पनाएं थी। अब हम बात करेंगे जनसंख्या परिवर्तन के घटक कि किन किन कारणों से हमारी पॉपुलेशन में ग्रोथ हो रही है, हमारी पॉपुलेशन में चेंजेस आ रहे हैं। देखिए, यहाँ पर 3 घटक दिए गए हैं। सबसे पहले आता है जन्म यानी बर्थ, सेकंड नंबर पर आता है हमारी मृत्यु यानी डेथ और थर्ड नंबर पर आता है प्रवास यानी माइग्रेशन। सबसे पहले हम देखेंगे बर्थ को। देखिए, अशोधित जन्म दर क्या होती है, अशोधित जन्म दर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रूड बर्थ रेट। देखिए, प्रति 1000 स्त्रियों के पीछे यानी जो प्रति 1000 स्त्रियों ने जितने जीवित बच्चों को जन्म दिया है उसको हम क्या बोलते हैं, अशोधित जन्म दर बोलते हैं। देखिए, इसको अशोधित इसलिए बोला गया है क्योंकि हर सेकंड में कोई ना कोई जन्म लेता है, कोई ना कोई मरता है, इसीलिए हम बिल्कुल एक्यूरेट पोजीशन तो हम बता नहीं सकते। तो इस वजह से इसको क्या रखा गया है, अशोधित रखा गया है यानी क्रूड रखा गया है। इसको सीबीआर भी बोलते हैं। देखिए, अशोधित जन्म दर को निकालने का फॉर्मूला है किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म अपॉन किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य जनसंख्या। इन दोनों को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, अशोधित जन्म दर आ जाएगी। देखिए, किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म यानी प्रति 1000 स्त्रियों ने जितने जीवित बच्चों को जन्म दिया है और उस क्षेत्र की यानी जिस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं उस क्षेत्र में किसी वर्ष विशेष के मध्य उसकी जनसंख्या कितनी थी। यहाँ पर तो जीवित जन्म जितने हुए हैं वो रखेंगे, यहाँ पर हम उस क्षेत्र के मध्य में जो वर्ष के मध्य में जो जनसंख्या है उसको रखेंगे और फिर उसको 1000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी क्या निकल आएगी, हमारी अशोधित जन्म दर आ जाएगी। फिर हम बात करेंगे मृत्यु यानी डेथ की। देखिए, जो हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, जो हमारी ग्रोथ हो रही है पॉपुलेशन की, वो केवल बढ़ती हुई जन्म दर यानी बढ़ती हुई हमारी बर्थ रेट के कारण ही नहीं होती, बल्कि घटती हुई मृत्यु दर यानी घटती हुई हमारी डेथ रेट के कारण भी हमारी जनसंख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। देखिए, अशोधित मृत्यु दर क्या होती है, प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे किसी वर्ष विशेष में प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या यानी मरने वालों की जो संख्या होती है उसमें उसको क्या बोलते हैं, अशोधित मृत्यु दर बोलते हैं यानी क्रूड डेथ रेट, इसको सीडीआर भी बोलते हैं। अशोधित मृत्यु दर हम कैसे निकालेंगे, किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या अपॉन
उस वर्ष के मध्य में अनुमानित जनसंख्या, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से तो हमारी क्या आ जाएगी, अशोधित मृत्यु दर आ जाएगी। अब हम बात करेंगे प्रवास की कि प्रवास क्या होता है, माइग्रेशन क्या होता है। देखिए, जब कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उस स्थान को उसका उद्गम स्थान बोला जाता है। देखिए, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, जैसे कोई व्यक्ति बिहार से दिल्ली जाता है तो बिहार हो गया उसका उद्गम स्थान, यानी जहां से वो चला है और कहाँ पहुंचा है, वो दिल्ली पहुंचा है तो दिल्ली उसका हो गया गंतव्य स्थान। तो एक व्यक्ति जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो वो उसको बोलते हैं उसका उद्गम स्थान, और जहां पर वो पहुंचता है वो बोलते हैं उसको उसका गंतव्य स्थान। देखिए, जो उद्गम स्थान होता है जहां से व्यक्ति चलता है वहां वो जनसंख्या की कमी को दर्शाता है, क्योंकि वहां से तो वो आदमी चले गए तो वहां क्या हो जाती है, जनसंख्या में कमी हो जाती है। और जो गंतव्य स्थान होता है वो जनसंख्या की आबादी को, घनी आबादी को दर्शाता है, क्योंकि वहां पर जनसंख्या की अधिकता हो गई। देखिए, जो प्रवास होता है, जो माइग्रेशन होता है वो गांव से गांव की ओर होता है। बाई चांस मान लो एक गांव में रोजगार नहीं है तो पड़ोस के गांव में चले गए, तो इस प्रकार जो रोजगार होता है, जो प्रवास होता है वो गांव से गांव की ओर होता है और गांव से नगर की ओर होता है, यानी रूरल एरिया से अर्बन एरियाज की तरफ होता है। क्योंकि जो अर्बन एरियाज हैं, जो हमारे नगर हैं, जो हमारे शहर हैं, वहां पर रोजगार के ज्यादा अवसर प्राप्त होते हैं, जहां वहां पर ज्यादा रोजगार मिलता है। तो प्रवास कहाँ से होता है, गांव से गांव की ओर होता है, गांव से नगर की ओर होता है, नगर से नगर की ओर भी हो जाता है। बाई चांस मान लो एक शहर में रोजगार नहीं है, पड़ोस के शहर में रोजगार है, तो व्यक्ति कहाँ चले जाएंगे, पड़ोस के शहर में अपने रोजगार की तलाश में चले जाएंगे। तो इस प्रकार से जो रोजगार होता है वो गांव से गांव, नगर से गांव, गांव से नगर या नगर से नगर की तरफ भी हो जाता है। उसके बाद प्रवास 3 प्रकार का होता है। एक स्थायी प्रवास होता है, एक अस्थायी प्रवास होता है और एक मौसमी प्रवास होता है। देखिए, स्थायी प्रवास किसे बोलते हैं, बाई चांस मान लीजिए कोई इंसान की बिहार में रहता है और उसकी दिल्ली जॉब लग गई, तो वो क्या सोचेगा, अगर दिल्ली उसकी परमानेंट जॉब लगी है तो वो अपनी पूरी फैमिली को कहाँ ले जाएगा, दिल्ली ले जाएगा और वहां पर अपना घर बना लेगा। तो इस प्रकार से जो वो प्रवासी है, जो माइग्रेंट है, वो क्या हो जाएगा, वहां का स्थायी निवासी हो जाएगा, दिल्ली का स्थायी निवासी हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं स्थायी प्रवास। और उसके बाद अस्थायी प्रवास, मान लीजिए दिल्ली में अच्छे कोचिंग सेंटर हैं तो दूर दूर से बच्चे दिल्ली में कोचिंग सीखने के लिए आते हैं, अपनी पढ़ाई करने के लिए आते हैं। वो वहां परमानेंट तो रहेंगे नहीं, टेम्परेरी वहां पर रूम लेके रहते हैं, पीजी लेकर रहते हैं। तो जो वो बच्चे हैं वो वहां के क्या हो जाते हैं, अस्थायी प्रवासी हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कोचिंग ली, एग्जाम निकाले और वहां से चले गए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम अस्थायी प्रवास। और तीसरा आता है हमारा मौसमी प्रवास। देखिए, जो हमारी पहाड़ी जनजातियां होती हैं वो गर्मी के इलाकों, जो जब गर्मी पड़ती है तो गर्मी में क्या होता है, वो चले जाते हैं ऊपर पहाड़ी एरिया में, और जब सर्दी पड़ती है तो वो नीचे घाटियों में यानी मैदानी क्षेत्रों में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से वो क्या करते हैं, मौसमी प्रवास करते हैं। तो इस प्रकार से प्रवास 3 प्रकार का होता है, स्थायी, अस्थायी और मौसमी। उसके बाद हमारे जो प्रवास के कई कारण होते हैं। देखिए, जो प्रतिकर्ष कारण होते हैं, जो व्यक्ति को पुश करते हैं, व्यक्ति को धक्का मारते हैं, वो कौन से होते हैं। देखिए, बेरोजगारी, सबसे पहले बेरोजगारी। देखो, जब बेरोजगारी होती है, जब रोजगार नहीं होता तो व्यक्ति क्या करता है, उस स्थान से निकलकर कहीं जहां पर उसको रोजगार मिलता है वहां जाने की कोशिश करता है। तो जो ये बेरोजगारी है वो व्यक्ति को क्या करती है, पुश करती है किसी रोजगार वाले स्थान की ओर जाने के लिए। दूसरा, रहन सहन की निम्न दशाएं हो या व्यक्ति का वहां पर जीविकोपार्जन नहीं हो पा रहा हो, प्रतिकूल जलवायु हो, वहां की जलवायु उनके अनुकूल ना हो, प्राकृतिक विपदाएं आती हों, जैसे ज्यादा भूकंप आते हों, सुनामी आती हों, महामारियां ज्यादा हों, वहां पर बीमारियां ज्यादा हों, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन हो। तो ये सारी जो हमारी दशाएं हैं ये क्या करती हैं, व्यक्ति को पुश करती हैं, वहां से धक्का मारती हैं किसी अच्छी जगह पर जाने के लिए।
दूसरे हमारे आते हैं अपकर्ष कारक। देखिए अपकर्ष कारक कौन से होते हैं, काम के बेहतर अवसर हों, यानी जो हमारे अर्बन एरियाज होते हैं वहां पर हमें ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलता है, जहां ज्यादा रोजगार मिलता है, वहां पर काम के बेहतर अवसर होते हैं, रहन सहन की अच्छी दशाएं होती हैं, हमें अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज मिलती हैं, अच्छी हमें एजुकेशन मिलती है, शांति स्थायित्व होता है, अनुकूल जलवायु होती है। ये सारे कारक क्या होते हैं, व्यक्ति को पुल करते हैं यानी अपनी तरफ खींचते हैं। तो ये हमारे दो प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक हैं जो व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए मजबूर करते हैं। अब हम बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां। देखिए हमारी पृथ्वी पर जो टोटल पॉपुलेशन है वो 700 करोड़ से भी अधिक है और इस स्टेज तक पहुंचने के लिए हमें कई 100 साल लगे हैं। देखिए स्टार्टिंग के जो साल थे वो धीरे धीरे उन सालों में हमारी जनसंख्या बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ी। उसके बाद जब हमारी एग्रीकल्चर स्टार्ट हुई यानी 8000 साल से 12000 साल पहले जो हमारी पॉपुलेशन थी वो मोटे तौर पर 80 लाख थी। उसके बाद ईसा की पहली शताब्दी में मतलब 2000 साल पहले हमारी पॉपुलेशन 30 करोड़ से कम थी। उसके बाद 1750 में जब धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ी तो हमारी पॉपुलेशन थी 55 करोड़ से ज्यादा। और जब 18वीं शताब्दी आई यानी औद्योगिक क्रांति आई, टेक्नोलॉजी शुरू हुई, तब हमारी जनसंख्या एकदम से तेजी से बढ़ी क्योंकि टेक्नोलॉजी आने से आदमियों ने व्यक्तियों ने क्या सोचा कि अब हमें रोजगार की तलाश में इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, अच्छी एजुकेशन मिलेगी, बच्चों को अच्छे रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। तो इस स्टेज में आने के बाद जो क्या है हमारी पॉपुलेशन बहुत तेज गति से आगे बढ़ी। प्रौद्योगिकी प्रगति ने क्या किया, जन्म दर को बढ़ा दिया और मृत्यु दर को घटा दिया, मतलब अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं हमें मिलने लगी। तो उससे हमारी क्या हो गई, डेथ रेट जो है वो कम होती गई और बर्थ रेट बढ़ती गई। देखिए 1830 में हमारी पॉपुलेशन कितनी थी, 1 अरब के आसपास थी, यानी 1830 में 1 अरब थी। फिर 1930 यानी पूरे 100 साल के गैप पर हमारी पॉपुलेशन कितनी हो गई, डबल हो गई यानी 2 अरब हो गई। फिर 1960 में कितनी हुई, 3 अरब, यानी सिर्फ 30 साल के गैप में हमारी पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई, 2 अरब से 3 अरब हो गई। फिर 1975 में कितनी हुई, यानी 15 साल के गैप पर कितनी हो गई, 4 अरब। 1987 में 12 साल के गैप पर कितनी हो गई, 5 अरब। 1999 में फिर 12 साल के गैप पर कितनी हो गई, 6 अरब। और 2011 जो हमारे 2011 में जो हमारी जनसंख्या को कैलकुलेट किया गया, पॉपुलेशन को कैलकुलेट किया गया, उसमें हमारी पॉपुलेशन टोटल कितनी आई, यानी पूरे वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन आई 7 अरब के करीब। अब हम बात करेंगे जनसंख्या परिवर्तन के स्थानिक प्रतिरूप की, किस प्रकार से अलग अलग कंट्रीज में पॉपुलेशन हमारी फैली हुई है, अलग अलग कॉन्टिनेंट पर हमारी पॉपुलेशन फैली हुई है। देखिए जो विकसित देश होते हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं, उनकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है वो बहुत ही कम होती है और जो विकासशील देश होते हैं उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत हाई स्पीड पर होती है। देखिए जो विकसित देश होते हैं वे एजुकेटेड होते हैं, वे ये सोचते हैं कि हमारे जितने कम बच्चे पैदा होंगे उतने ही हमारे रिसोर्सेस हमारे बच्चों को ज्यादा मिलेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई 5 एकड़ जमीन है किसी व्यक्ति के पास, अगर उसके 5 बच्चे होंगे तो 1-1 एकड़ 5 में बट गई, तो इस प्रकार से क्या होगा, उनमें रिसोर्सेस कमी आने लग जाएगी। और उन 5 बच्चों को बाई चांस लगा लो उनको भी 2-2 बेटे हो गए तो उनकी जो जमीन है, जो उनका रिसोर्सेज है वो बढ़ता ही चला जाएगा और वहां पर क्या हो जाएगी, गरीबी ज्यादा फैल जाएगी। जो विकसित देश हैं वो ये सोचते हैं अगर हमारा 1 बच्चा होगा तो हमारी जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी हमारी प्रॉपर्टी है, सारी हमारे एक ही बच्चे के हिस्से में आएगी। तो इस प्रकार से जो विकासशील देश हैं वो ये सोचते हैं कि हमारे जितने ज्यादा बच्चे पैदा होंगे हमारे घर में उतने ही ज्यादा कमाने वाले होंगे। लेकिन जो हमारा आर्थिक विकास है, जो हमारी अर्थव्यवस्था है और हमारी जनसंख्या वृद्धि, इन दोनों में ऋणात्मक सहसंबंध पाया जाता है, मतलब नेगेटिव कोरिलेशन होता है। मतलब जितनी हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी उतना ही हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी आर्थिक जो व्यवस्था है वो उतने ही डाउन होती चली जाएगी। देखिए जनसंख्या परिवर्तन के स्थानिक प्रारूप क्या है। सबसे पहले हमने यहाँ प्रदेश लिए हैं, यहाँ पर 90 और 95 की पॉपुलेशन को दिखाया गया है और इधर वृद्धि दर है 2010 से 2015 की। तो पूरे वर्ल्ड में 90 से लेकर 95 तक जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो कितनी है हमारी, 1.6।
और 2010 से 2015 के बीच बढ़कर ये कितनी हो गई 1.4। इसी प्रकार से अफ्रीका की थी 1995 में 2.4 और 2010 और 15 में हो गई 2.6। यूरोप की थी 95 में 0.2 और 2015 में कितनी हो गई 0.1। उत्तरी अमेरिका यानी हमारे नॉर्थ अमेरिका की थी 1.4 और यहाँ बढ़कर कितनी हो गई 0.8। इसी प्रकार से लैटिन अमेरिका और कैरेबियन की थी 1.7 और यहाँ पर बढ़कर कितनी हो गई, बढ़कर या घटकर कितनी हो गई 1.1। उसी प्रकार से एशिया की थी 1.6 और यहाँ आकर कितनी हो गई 1.0। और ओशिनिया क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और फिजी का जो सम्मिलित रूप होता है उसको हम बोलते हैं ओशिनिया। इसमें 90 से 95 तक थी 1.5 और यहाँ कितनी हो गई 1.5। तो इस प्रकार से ये था हमारे जनसंख्या परिवर्तन के स्थानिक प्रतिरूप। उसके बाद हम बात करेंगे जनांकीय संक्रमण की। देखिए जनांकीय संक्रमण एक सिद्धांत है और ये किसने दिया था, ये थॉमसन और नोटिस्टन ने दिया था। उन दोनों के बाद जो कोलिन क्लार्क है उन्होंने इसमें संशोधन करके इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया था। देखिए ये एक एजुकेशन बेस्ड सिद्धांत है। जो जनांकीय संक्रमण है ये क्या होता है, देखिए इसमें किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन किया जाता है और भविष्य में जनसंख्या कैसी होगी इन चीजों का पूर्वानुमान लगाया जाता है। देखिए जैसे ही किसी ग्रामीण समाज, कोई खेतीहर समाज है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था से संबंध रखता है, वो जैसे ही नगरों की तरफ जाता है, शिक्षित बनता है, एजुकेटेड बनता है, तो उस चक्कर में क्या होता है, जो हमारी उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर थी, मतलब जब हम गांव में रहते थे, जब हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में हमारी उच्च जन्म दर थी और उच्च मृत्यु दर थी, हमारा बर्थ रेट भी हाई था और डेथ रेट भी हाई था। तो जब हम शहरों की तरफ जाते हैं, शिक्षित बनते हैं, एजुकेटेड बनते हैं, तो हमारी वो उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर किस में बदल जाती है, निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर में बदल जाती है। मतलब लो डेथ रेट और लो बर्थ रेट में बदल जाती है। तो इस प्रकार से जो ये अवस्थाएं होती हैं, इस अवस्थाओं को क्या बोला जाता है, जनांकीय संक्रमण की अवस्थाएं बोला जाता है कि किस प्रकार से इंसान किसी समाज से उठकर, किसी ग्रामीण समाज से उठकर किसी शहरी समाज की तरफ जाता है। तो ये जो सारी अवस्थाएं होती हैं इसको जनांकीय संक्रमण की अवस्थाएं बोली जाती हैं। ये अवस्थाएं 3 होती हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जो हमारी फर्स्ट स्टेज है जनांकीय संक्रमण की जो पहली अवस्था है उसमें क्या था, जो उस टाइम पे जो प्रजननशीलता थी वो भी ज्यादा थी और मृत्युता भी ज्यादा थी, यानी डेथ रेट भी ज्यादा थी और बर्थ रेट भी ज्यादा थी। लेकिन उस टाइम पे स्वास्थ्य सेवाएं बहुत कम थी, इसीलिए बच्चे ज्यादा मरते थे। तो जो उस टाइम पे जो व्यक्ति थे वो ये क्या सोचते थे कि अगर हमारे बच्चे ज्यादा मर रहे हैं तो हम और भी ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे ताकि जो उनके मरने वाले बच्चों की कमी को पूरा किया जा सके। ना तो उस टाइम पे टेक्नोलॉजी थी, ना उस टाइम पे जो है स्वास्थ्य सेवाएं थी। तो उस टाइम पे क्या हुआ, जो हमारी जनसंख्या की जो वृद्धि थी बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रही थी, क्योंकि मर भी ज्यादा रहे थे और जन्म भी ज्यादा ले रहे थे। लेकिन जो हमारी जनसंख्या वृद्धि थी वो बहुत धीमी गति से बढ़ रही थी। जो हमारी सेकंड स्टेज है जनांकीय संक्रमण की जो दूसरी अवस्था है, उसमें क्या हुआ, स्टार्टिंग में तो जो प्रजननशीलता थी वो ज्यादा थी, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे क्या हो गया, वो घटती चली गई। अच्छी जो हमारी पहली अवस्था थी वो लगभग 200 साल पहले जो वर्ल्ड में जितने कंट्रीज थे, हर कंट्रीज की ऐसी स्टेज थी 200 साल पहले जो हमारी पहली अवस्था थी। और जो हमारी दूसरी अवस्था है उसमें प्रजननशीलता स्टार्टिंग में ज्यादा थी, बाद में वो क्या है, घटती चली गई। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आने लग गई, स्वास्थ्य सेवाएं ज्यादा होने लगी, तो इससे क्या हुआ, जन्म दर घटी और मृत्यु दर भी घटी, यानी बर्थ रेट भी नीचे गया और डेथ रेट भी नीचे गया। इससे क्या हुआ, जो हमारी दूसरी स्टेज है उसमें हमारी जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ने लगी, ज्यादा होने लगी। जो थर्ड स्टेज है उसमें क्या हुआ, जो प्रजननशीलता है वो भी बिल्कुल नीचे चला गया और जो डेथ रेट है वो भी बिल्कुल नीचे चली गई। मतलब जो हमारी जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो बहुत धीरे गति से बढ़ने लगी, यानी बिल्कुल ना के बराबर बढ़ने लगी। तो इस प्रकार पहली स्टेज में जनसंख्या वृद्धि जो है कम हुई, दूसरी स्टेज में ज्यादा हुई और तीसरी स्टेज में फिर कम हुई। टेक्नोलॉजी ज्यादा हुई, स्वास्थ्य सेवाएं ज्यादा आने लगी, तो प्रजननशीलता भी कम हुई और
जो हमारी डेथ रेट है वो भी कम हुई। तो इस प्रकार से जनांगीय संक्रमण की ये 3 अवस्थाएं हैं। इन अवस्थाओं से हमें पता चलता है कि भविष्य में जो हमारी जनसंख्या, जो फ्यूचर में हमारी जो पॉपुलेशन है वो किस प्रकार से आगे बढ़ेगी। तो इस प्रकार ये हमारा लेसन वर्ल्ड पॉपुलेशन का यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।